नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। दूसरा विश्व युद्ध। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो एक डिटेल डॉक्यूमेंट्री की आउटलाइन जैसी है और हमारा इरादा है कि इसमें जो फैक्ट्स हैं, जो एनालिसिस हैं, उसे आपके सामने रखें। बिल्कुल। हम ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इतना बड़ा टकराव शुरू कैसे हुआ, कौन सी ताकतें थीं जो आमने सामने खड़ी थीं, कौन सी घटनाएं रहीं जिन्होंने मोड़ दिया पूरे युद्ध को, और हाँ, भारत कहाँ था इस सब में। और फिर जब सब खत्म हुआ तो दुनिया की शक्ल कैसी थी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, इसके असर आज भी दिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ घटनाएं जान लेना काफ़ी नहीं है, उनके पीछे का क्यों और कैसे, मतलब कारण और परिणाम, उनको समझना ज़रूरी है। सही बात है। हमारी बातचीत इसी स्रोत पर आधारित रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग नज़रिए इसमें दिए गए हैं उन्हें ठीक से सामने रख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, ये सब शुरू कैसे हुआ? स्रोत क्या कहता है? मुख्य वजहें क्या थीं? सिर्फ ये कह देना कि हिटलर ही जिम्मेदार था, शायद वो पूरी कहानी नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि जमीन तो पहले से ही तैयार हो रही थी। पहला विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उसके बाद जो हालात बने, खासकर वो 1919 की वर्साई की संधि, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। वर्साई की संधि? हाँ, वो जर्मनी के लिए काफी सख्त मानी जाती है। स्रोत क्या कहता है, किस तरह से सख्त थी? क्या सिर्फ पैसे का बोझ था? पैसा तो था ही, भारी मुआवजा लगाया गया था जर्मनी पर, लेकिन स्रोत इस पर जोर देता है कि उससे भी ज्यादा चुभने वाली बात थी वो राष्ट्रीय अपमान वाली भावना। अच्छा। जर्मनी को युद्ध का पूरा दोषी ठहरा दिया गया, उसकी सेना बहुत छोटी कर दी गई, उसके जरूरी इंडस्ट्रियल इलाके छीन लिए गए। तो सोचिए, एक देश जो हार चुका है, आर्थिक हालत खराब है, और ऊपर से ये एहसास कि दुनिया उसे विलन मान रही है। और इसी माहौल का, इसी गुस्से का फायदा उठाया हिटलर ने। एकदम सही। स्रोत यही बताता है कि हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने इसी असंतोष, इसी अपमान की भावना को कैश किया। उन्होंने कहा कि हम वर्साय संधि को नहीं मानते, हम जर्मनी का खोया हुआ सम्मान वापस लाएंगे। और उन्होंने एक बहुत ही एग्रेसिव विस्तारवादी नीति अपनाई। हाँ, उनकी जो विचारधारा थी, जैसा स्रोत में है, वो उग्र राष्ट्रवाद और नस्लीय श्रेष्ठता पर आधारित थी, और उन्होंने तेजी से अपनी फौज को फिर से खड़ा करना शुरू कर दिया। तो एक तरफ जर्मनी में ये सब हो रहा था, बाकी दुनिया क्या कर रही थी? मतलब क्या कोई इसे रोक नहीं सकता था? ब्रिटेन, फ्रांस? स्रोत उस वक्त की जो ग्लोबल अस्थिरता थी उसकी तरफ भी इशारा करता है। लीग ऑफ नेशंस बनी तो थी पहले विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो उतनी असरदार साबित नहीं हो पा रही थी। हाँ, वो तो नाकाम रही थी। और कई देशों में आर्थिक मंदी का जोर था। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश शुरू में तुष्टीकरण की नीति अपना रहे थे, जिसे अपीजमेंट कहते हैं। शायद वो एक और युद्ध नहीं चाहते थे। मतलब वो सोच रहे थे कि हिटलर की कुछ बातें मान लेंगे तो वो शांत हो जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वो रुक जाए। उधर एशिया में जापान भी फैल रहा था, इटली, अफ्रीका में। तो कुल मिलाकर माहौल बहुत तनाव वाला था। बस एक चिंगारी की देर थी। और वो चिंगारी आखिर लग ही गई। ठीक है, तो ये कारण थे। अब बात करते हैं उन प्लेयर्स की, उन किरदारों की जो इस महायुद्ध में शामिल थे। स्रोत किन बड़ी ताकतों का जिक्र करता है? स्रोत दो मुख्य ग्रुप्स की बात करता है। एक तरफ थी धुरी शक्तियां, मतलब एक्सिस पावर्स। इसमें मेन थे जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है। ये वो देश थे जो उस समय की वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे थे, अपना दबदबा बढ़ाना चाहते थे। और दूसरी तरफ कौन थे? मित्र राष्ट्र। हाँ, दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र, यानी एलाइड पावर्स। शुरुआत में इसमें मुख्य तौर पर यूके और फ्रांस थे। बाद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में इसमें सोवियत संघ यानी यूएसएसआर और अमेरिका यानी यूएसए भी शामिल हो गए। हाँ, इनके आने से तो पूरा गेम ही बदल गया होगा। बिल्कुल, शक्ति संतुलन एकदम बदल गया। चीन भी मित्र राष्ट्रों का एक अहम हिस्सा था। वो तो काफी पहले से जापान का सामना कर रहा था। अच्छा, इन गठबंधनों के पीछे क्या लॉजिक था? क्या ये सब सिर्फ हिटलर के खिलाफ एकजुट हुए थे या और भी कुछ था? स्रोत बताता है कि वजह थोड़ी मिली जुली थी। जर्मनी, इटली, जापान के बीच एक समझौता था जो कम्युनिस्ट सोवियत संघ के खिलाफ था, पर उनके अपने अपने विस्तार के प्लान भी थे। मित्र राष्ट्रों की बात करें तो ब्रिटेन और फ्रांस पहले तो हिचकिचाए जर्मनी को रोकने में, लेकिन जब पोलैंड पर हमला हुआ तो उन्हें युद्ध में उतरना पड़ा। हाँ, वो मजबूरी हो गई। अमेरिका काफी समय तक सीधे शामिल नहीं हुआ, पर वो मित्र राष्ट्रों को हथियार वगैरह दे रहा था। और सोवियत संघ, उसने तो पहले जर्मनी से एक पैक्ट भी किया था, नॉन एग्रेशन पैक्ट। हाँ, वो मोलोटोव रिबेनट्रॉप पैक्ट। जी,
लेकिन जब हिटलर ने वो संधि तोड़कर हमला कर दिया तो फिर वो भी मित्र राष्ट्रों के साथ आ गया। तो ये जरूरत और विचारधारा दोनों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स था। चलिए अब घटनाओं पर आते हैं। स्रोत कुछ खास घटनाओं को टर्निंग पॉइंट मानता है। युद्ध की ऑफिशियल शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? स्रोत के हिसाब से ऑफिशियल शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड पर हमला? हाँ, और ये हमला बहुत तेज था, मतलब बिल्कुल तूफानी अंदाज में। इसे ब्लिट्जक्रिग कहा गया। टैंक्स और हवाई जहाज़ों का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। पोलैंड ज्यादा दिन नहीं टिक सका। और इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या किया? उन्होंने फौरन एक्शन लिया? हाँ, हमले के 2 दिन बाद ही ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। लेकिन शुरू में वेस्टर्न फ्रंट पर ज्यादा एक्शन नहीं हुआ। उसे फोनी वॉर या नकली युद्ध भी कहा गया कुछ समय। अच्छा। असली एक्शन शुरू हुआ 1940 में, जब जर्मनी ने डेनमार्क, नॉर्वे, फिर नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और उसके बाद फ्रांस पर हमला किया। फ्रांस का गिरना वो तो बहुत बड़ा शौक माना जाता है। स्रोत क्या कहता है इसके बारे में? बिल्कुल, स्रोत इसे एक बहुत ही अहम घटना मानता है। सोचिए, फ्रांस जो पहले विश्व युद्ध में जीता था, वो सिर्फ 6 हफ्तों में हार गया। 6 हफ्ते? बस। हाँ। ये जर्मन सेना की ताकत और उनकी रणनीति का एक भयानक प्रदर्शन था। फ्रांस के गिरने के बाद ब्रिटेन यूरोप में लगभग अकेला पड़ गया हिटलर के सामने। जर्मन सेना पेरिस में घुस गई थी। लग रहा था कि हिटलर को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ब्रिटेन ने हिम्मत नहीं हारी। स्रोत में बैटल ऑफ ब्रिटेन का जिक्र है, वो क्या था? फ्रांस के बाद हिटलर का अगला टारगेट ब्रिटेन ही था। तो 1940 की गर्मियों और पतझड़ में जर्मन एयरफोर्स, जिसे लुफ्टवाफे कहते हैं, उसने ब्रिटेन पर जबरदस्त हवाई हमले किए, खासकर लंदन और दूसरे शहरों पर। इसे द ब्लिट्स भी कहते हैं। मकसद क्या था इन हमलों का? मकसद था ब्रिटिश एयरफोर्स यानी RAF को खत्म करना, ताकि जर्मनी समुद्र के रास्ते ब्रिटेन पर हमला कर सके। लेकिन RAF ने गजब का मुकाबला किया। ये इतिहास की पहली बड़ी लड़ाई थी जो पूरी तरह हवा में लड़ी गई। अच्छा। स्रोत बताता है कि ब्रिटेन की इस जीत ने न सिर्फ हिटलर के ब्रिटेन पर कब्जे के प्लान को फेल किया, बल्कि ये भी दिखाया कि हिटलर की सेना को हराया जा सकता है। इससे मित्र राष्ट्रों का हौसला बढ़ा। तो ब्रिटेन तो बच गया, लेकिन युद्ध का दायरा तो और बढ़ना था। स्रोत में ऑपरेशन बारबरोसा का जिक्र है। ये क्या था और क्यों महत्वपूर्ण था? ये शायद हिटलर की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी। जून 1941 में जब ब्रिटेन से लड़ाई चल ही रही थी, हिटलर ने अचानक सोवियत संघ पर हमला कर दिया। अचानक? लेकिन उनके बीच तो वो नॉन एग्रेशन पैक्ट था। हाँ था। हिटलर ने उसे तोड़ दिया। इसी हमले को ऑपरेशन बारबरोसा कहा गया। लेकिन ऐसा क्यों किया? मतलब एक और मोर्चा खोलने की क्या जरूरत थी? स्रोत इशारा करता है कि हिटलर की जो विचारधारा थी, उसमें सोवियत कम्युनिज्म और वहां के स्लाव लोगों के लिए बहुत गहरी नफरत थी। वो सोवियत संघ की विशाल जमीन पर कब्जा करके जर्मनी के लिए लेबेंसराउम यानी रहने की जगह चाहता था, और वहां के संसाधन भी। उसे लगा कि वो आसानी से जीत जाएगा। हाँ, उसे लगा कि सोवियत सेना कमजोर है, कुछ ही महीनों में हरा देगा। लेकिन ये अंदाजा बिल्कुल गलत निकला। सोवियत संघ बहुत बड़ा देश है, मौसम बहुत ठंडा, और सोवियत सेना ने बहुत कड़ा मुकाबला किया। इस हमले ने युद्ध का एक बहुत बड़ा ईस्टर्न फ्रंट खोल दिया, जहां लाखों सैनिक मारे गए, और जर्मनी को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा, पश्चिम में ब्रिटेन और पूरब में सोवियत संघ। ये उसकी हार का एक बड़ा कारण बना। सोवियत संघ का मित्र राष्ट्रों के साथ आना एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और तभी दुनिया के दूसरे कोने में एक और बड़ी घटना हुई, पर्ल हार्बर, जिसने अमेरिका को सीधे युद्ध में खींच लिया। स्रोत क्या बताता है इसके बारे में? 7 दिसंबर 1941 जापान जो एशिया में फैल रहा था, और अमेरिका ने उस पर तेल वगैरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। हाँ। स्रोत कहता है कि इस हमले ने अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन को एकदम बदल दिया। जो अमेरिका पहले झिझक रहा था, वो अब पूरी ताकत से युद्ध में कूद पड़ा। अच्छा। अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया, और क्योंकि जापान, जर्मनी और इटली का साथी था, तो जल्द ही अमेरिका यूरोप में भी युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका की जो विशाल इंडस्ट्रियल ताकत थी, जो मिलिट्री पावर थी, वो मित्र राष्ट्रों के लिए बहुत बड़ा बूस्ट साबित हुई। पर्ल हार्बर ने सच में युद्ध का ग्लोबल मैप ही बदल दिया। तो अब अमेरिका भी मैदान में था, सोवियत संघ ईस्टर्न फ्रंट पर लड़ रहा था। यूरोप में जर्मनी को पीछे धकेलने का बड़ा कदम कब उठाया गया? डी-डे का जिक्र आता है स्रोत में। हाँ, डी-डे ये मित्र राष्ट्रों की एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी कार्रवाई थी। 6 जून 1944 को मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने
इसमें अमेरिकी, ब्रिटिश, कनाडाई और भी देशों के सैनिक थे। फ्रांस के नॉर्मैंडी के समुद्री तटों पर इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री और हवाई हमला किया। सबसे बड़ा? हाँ, इतिहास का सबसे बड़ा एम्फिबियस असॉल्ट था ये। ऑपरेशन का कोड नेम ओवरलॉर्ड था। इसका मकसद क्या था? मकसद था पश्चिमी यूरोप में एक दूसरा मोर्चा खोलना ताकि हिटलर की सेना पर दबाव बढ़े, जो पहले से ही पूरब में सोवियत संघ से लड़ रही थी। नॉर्मैंडी में उतरना बहुत मुश्किल और खतरनाक था। बहुत जानें गईं, लेकिन ये कामयाब रहा। तो क्या इसे युद्ध के अंत की शुरुआत कह सकते हैं? हाँ, स्रोत इसे युद्ध के अंत की शुरुआत ही कहता है। यहाँ से मित्र राष्ट्रों ने धीरे धीरे फ्रांस को आज़ाद कराया और जर्मनी की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब जर्मनी पश्चिम से, पूरब से और दक्षिण से इटली की तरफ से घिर गया था। युद्ध अब अपने आखिरी दौर में था। यूरोप में कैसे खत्म हुआ, फिर एशिया में? यूरोप में मित्र राष्ट्र पश्चिम से बढ़ रहे थे, सोवियत सेना पूरब से। अप्रैल 1945 तक बर्लिन घिर चुका था। हिटलर ने आत्महत्या कर ली और 8 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया। यूरोप में युद्ध खत्म। लेकिन जापान तो अभी भी लड़ रहा था। हाँ, एशिया पैसिफिक में लड़ाई जारी थी। जापान हार मानने को तैयार नहीं था। तब अमेरिका ने वो कदम उठाया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा और नागासाकी। जी, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को। परमाणु बम, स्रोत इनके असर और महत्व के बारे में क्या कहता है? ये तो पहली बार हुआ था। स्रोत बताता है कि ये इतिहास में पहली और अब तक की अकेली बार है जब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में हुआ। इन बमों से जो तबाही हुई वो भयानक थी। फौरन लाखों लोग मारे गए या अपाहिज हो गए। शहर के शहर मलबे में बदल गए। इसके बाद जापान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया और 2 सितंबर 1945 को ऑफिशियल संधि पर साइन हुए। दूसरा विश्व युद्ध पूरी तरह खत्म हो गया। इन बमों ने युद्ध तो खत्म कर दिया, लेकिन एक नई चीज शुरू कर दी, परमाणु युद्ध। कि क्या ये जरूरी था? इसने परमाणु हथियारों की होड़ भी शुरू कर दी। इस पूरी उथल-पुथल में स्रोत भारत की भूमिका का भी जिक्र करता है। क्या जानकारी है हमारे पास? हाँ, स्रोत ये बताता है कि भारत उस समय ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था, तो ऑफिशियली भारत भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल था। लाखों भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के झंडे तले दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लड़ाइयां लड़ी। कहाँ-कहाँ लड़े भारतीय सैनिक? क्या स्रोत कुछ खास मोर्चों का जिक्र करता है? जी हाँ, स्रोत बताता है कि भारतीय सैनिक नॉर्थ अफ्रीका में जर्मन और इटालियन सेनाओं से लड़े, मिडल ईस्ट में जो तेल के जरूरी इलाके थे उनकी सुरक्षा की, इटली के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में लड़े और खास तौर पर बर्मा यानी आज का म्यांमार, वहां जापानी सेना के खिलाफ बहुत ही अहम और मुश्किल लड़ाई लड़ी। अच्छा, स्रोत के मुताबिक मित्र राष्ट्रों की जीत में भारतीय सैनिकों का योगदान काफी महत्वपूर्ण था। हालांकि ये विडंबना भी थी कि भारतीय सैनिक एक साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे, जबकि भारत खुद उसी साम्राज्य से आज़ादी चाहता था। हाँ, ये बात तो है। तो खैर, युद्ध खत्म हुआ, लाखों जानें गईं, शहर बर्बाद हुए। स्रोत युद्ध के बाद की दुनिया के बारे में क्या बताता है? क्या नतीजे निकले इस महाविनाश के? नतीजे बहुत गहरे थे और दूर तक जाने वाले थे। स्रोत सबसे पहले तो उस भारी तबाही का जिक्र करता है, इंसानी जानें और माली नुकसान। करोड़ों लोग मारे गए, उससे भी ज्यादा घायल हुए, बेघर हुए। यूरोप और एशिया के कई शहर खंडर बन गए थे। इकोनॉमी पूरी तरह चरमरा गई थी। लेकिन इस बर्बादी से कुछ नया भी तो उभरा होगा। बिल्कुल, स्रोत बताता है कि जो पावर बैलेंस था दुनिया का, वो पूरी तरह बदल गया। ब्रिटेन और फ्रांस, जो युद्ध से पहले बड़ी ताकतें मानी जाती थीं, वो अब काफी कमजोर हो चुकी थीं। हाँ, उनकी कॉलोनियां भी जाने लगी थीं। जी, और उनकी जगह 2 नई सुपर पावर उभर कर सामने आई, अमेरिका और सोवियत संघ। और यहीं से दुनिया 2 खेमों में बंटने लगी। और क्या बड़े बदलाव आए? स्रोत किन चीजों पर फोकस करता है? स्रोत 2 मुख्य नतीजों पर जोर देता है। पहला, भविष्य में ऐसे विश्व युद्ध ना हो, इस इरादे से 1945 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस (UN) बनाया गया। ये लीग ऑफ नेशंस से ज्यादा मजबूत संस्था बनाने की कोशिश थी। और दूसरा, और ये थोड़ी अजीब बात है कि जो अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में साथ लड़े थे,
युद्ध खत्म होते ही उनके बीच गहरे मतभेद सामने आ गए। उनकी विचारधाराएं पूंजीवाद बनाम साम्यवाद और दुनिया को देखने का तरीका बिल्कुल अलग था। यहीं से कोल्ड वॉर शुरू हुआ। हाँ, यहीं से शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई। एक ऐसा दौर जहां सीधी लड़ाई तो नहीं हुई इन दोनों के बीच, लेकिन पूरी दुनिया में अपना असर बढ़ाने के लिए ये एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे। प्रॉक्सी वॉर्स हुई। ये तनाव अगले करीब 45 साल तक चला। और उपनिवेशवाद का क्या हुआ? उपनिवेशवाद का अंत भी इसी युद्ध का एक नतीजा था। यूरोपीय ताकतें कमजोर हुईं और एशिया अफ्रीका में आज़ादी के आंदोलन तेज हो गए। तो कुल मिलाकर दूसरे विश्व युद्ध ने हमारी आज की दुनिया की राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक नींव रखी है, ऐसा स्रोत बताता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटे तो स्रोत हमें बताता है कि कैसे पहले विश्व युद्ध के बाद की कड़वाहट, खासकर वर्साई संधि और फिर हिटलर जैसे नेताओं के आने से दूसरे विश्व युद्ध की आग भड़की। हमने धुरी शक्तियों जर्मनी, इटली, जापान और मित्र राष्ट्रों यूके, फ्रांस, बाद में यूएसएसआर, यूएसए, चीन के बारे में जाना। फिर युद्ध के अहम मोड़ देखे, पोलैंड पर हमला, फ्रांस का पतन, बैटल ऑफ ब्रिटेन, फिर सोवियत संघ पर हमला, पर्ल हार्बर, डी डे और आखिर में परमाणु बम। जी। स्रोत ने भारत की भूमिका पर भी रोशनी डाली और आखिर में हमने देखा कि कैसे इस महाविनाश ने न सिर्फ दुनिया का नक्शा बदला बल्कि यूएन जैसी संस्था को जन्म दिया और कोल्ड वॉर जैसे नए तनाव भी पैदा किए। बिल्कुल सही कहा। स्रोत यही दिखाता है कि ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी, जीने के तरीकों की लड़ाई थी, दुनिया किस दिशा में जाएगी ये तय करने की लड़ाई थी। और इसका असर इतना गहरा था कि हम आज भी उसी दुनिया में जी रहे हैं जिसे दूसरे विश्व युद्ध ने आकार दिया। यूएन जैसी संस्थाएं शांति बनाए रखने की हमारी इच्छा दिखाती हैं, तो वहीं कोल्ड वॉर का दौर याद दिलाता है कि इतने बड़े विनाश के बाद भी स्थायी शांति पाना कितना मुश्किल हो सकता है। स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे इतिहास की एक घटना आज और आने वाले कल को प्रभावित करती रहती है। और यहीं पर एक सवाल दिमाग में आता है जो स्रोत के नतीजों से ही निकलता है। क्या सवाल? स्रोत कहता है कि यूएन का एक बड़ा मकसद था भविष्य के विश्व युद्धों को रोकना, लेकिन युद्ध खत्म होते ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसने दुनिया को दशकों तक तनाव में रखा, कई छोटी बड़े युद्ध भी करवाए। तो ये स्थिति मतलब इतने बड़े संघर्ष के बाद भी स्थायी शांति बनाने की हमारी जो क्षमता है या जो चुनौतियां हैं उनके बारे में क्या दिखाती है? क्या इतिहास बस खुद को दोहराता रहता है या हम वाकई कुछ सीखते हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें लगातार सोचते रहना चाहिए।